हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। लेक्चर चालू करने से पहले हम बताते हैं जो बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे वेबसाइट www.inspirationis.org में विजिट करके वहां से फ्री स्टडी मटेरियल्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे इसी वेबसाइट से आप डेली एमसीक्यूज और विश्लेषण को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, और हमारे इस लेक्चर्स को आप देखने के लिए यूट्यूब इंस्पिरेशन आईएएस लाइव पर भी विजिट कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस या तो हमारे गुवाहाटी ब्रांच, दिल्ली ब्रांच या रांची ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। रिसेंटली हमने यूपीएससी इंस्पिरेशन आईएएस ने अपना फाउंडेशन बैच चालू किया है ऑप्शनल्स के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन अगर आपका है तो आप हमारे ऑप्शनल में इनरोल हो सकते हैं। ये क्लासेस अरविंद सर ले रहे हैं जो दिल्ली से हैं, एंड संग संग जनरल स्टडीज़ के लिए भी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस स्टार्ट होगी 1 मार्च से। हमारी बैच टाइमिंग जो है मॉर्निंग की 7 AM to 9 AM है, आफ्टरनून में करीब 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, और इवनिंग बैच जो है वो हमारे 5 बजे से 7 बजे तक है। सो अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो इन दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले जो न्यूज़ है ये आपकी आसाम से रिलेटेड है और बेसिकली 5 स्टेट से रिलेटेड है। रिसेंटली आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशंस ने 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं। उनके डेट उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जैसे कि पहला जो स्टेट है आपका तमिलनाडु, जिसमें लगभग 234 सीट्स पर वोट की जाएगी लगभग अप्रैल 6 को। पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें करीब 30 सीटें हैं जो 6 अप्रैल को ही वहाँ पर भी वोट डाले जाएंगे। केरला जिसमें 140 सीटें हैं वहाँ पर भी 6 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। जबकि आप आसाम और वेस्ट बंगाल दो बड़े स्टेट हैं जिसमें आप देख सकते हो आसाम में 126 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 3 फेज़ों में वोट किए जाएंगे। जो पहला फेज़ होगा 27 मार्च को जो 47 कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा। दूसरा जो फेज़ होगा अप्रैल 1 को 39 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और अप्रैल 6 जो लास्ट डेट है दैट इज़ 40 सीटों के लिए वहाँ पर इलेक्शन वोट डाले जाएंगे। संघ में जिसमें वेस्ट बंगाल जो है वो 294 सीट्स के लिए वोट जाएंगे, बट ये 8 चरणों में वोट होगा, जिसमें से पहला 27 मार्च 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, अप्रैल 10, अप्रैल 17, अप्रैल 22, अप्रैल 26 एंड अप्रैल 29। तो ये सब कुछ डेट्स हैं जो करीब 5 स्टेट्स में वोट डाले जाएंगे। जब लगभग अगर देखा जाए तो इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला सिर्फ एक दिनों में ही इन सबके सीट्स के वोट पड़ेंगे, जबकि आसाम और वेस्ट बंगाल में जिसमें 3 और करीब वेस्ट बंगाल में 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। ये हमारे रिसेंटली सुनील अरोड़ा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये अनाउंस किया है। यहाँ पर क्योंकि इलेक्शंस के डेट अनाउंस हो चुके हैं तो अभी एमसीसी या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। आज थोड़ा हम देखते हैं कि आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के होता क्या है। ये हमारे पॉलिटी के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस में इसको पूछा जाता है। थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो ये एक तरह के गाइडलाइन इशूड होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके कैंडिडेट्स को मतलब बताए जाते हैं, जिसमें लगभग हर कैंडिडेट्स को या इलेक्शन पार्टीज को कुछ नॉर्म्स या रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से ये प्रोविजंस आता है। हालांकि आर्टिकल 324 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, बट ये जरूर लिखा हुआ है कि इसमें इलेक्शन कमीशंस बाध्य होगा या मैंडेट करेगा कि हर इलेक्शन जो होगा फ्री एंड फेयर हो, एंड इसके लिए इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो इसके मद्देनजर मतलब आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। हालांकि डायरेक्टली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुरंत ही लागू हो जाता है जब डेट अनाउंस होती है, और कोड रहता है जब तक पूरे इलेक्शन प्रोसेस खत्म ना हो जाए। द कोड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बेसिस। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये कोड जो है ये कोई एक्ट वगैरह नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, रैदर ये इलेक्शन कमीशन अपने तरफ से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है।
ये सिर्फ एक तरह का परसुएसिव इफेक्ट है। इट कंटेन्स व्हाट इज नोन एज रूल्स ऑफ इलेक्टोरल मोरालिटी। ये मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होता है, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरह के अपने इलेक्टर्स को या वोटर अपने इलेक्टर्स या वोटर्स को किसी तरह के लुभाने की कोशिश ना करे, या इन रूल्स और रेगुलेशन का वायलेशन ना करे, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सेलियन फीचर्स को देखा जाए तो इसमें लगभग ये जो भी पार्टीज होती है, जो कंटेस्टिंग पार्टीज, इवन वह पार्टी जो पावर में होती है, उनके ऊपर भी ये लागू होता है। द इलेक्शन कमीशन हैज डिवाइस, इलेक्शन कमीशन रिसेंटली बहुत सारे मेजर्स लाए हैं जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, जिसमें लगभग इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे प्रोविजन स्टार्ट किए, जैसे कि इन्फोर्समेंट एजेंसियाज होगी जो देखेगी कि ये किसी भी तरह का वायलेशन ना हो। फ्लाइंग स्क्वाड हर जगह तैनात होंगे, ताकि वो देखेंगे कि किसी भी तरह का बैनर, होर्डिंग्स या कोई भी ऐसी चीज़ें ना लगी हो जो वोटर्स को या इलेक्टर्स को किसी भी तरह से लुभा सके या उनको किसी भी तरह से अपने फेवर में कर सके। और रिसेंटली एक सी विजिल मोबाइल ऐप भी लागू किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। देखिए, सी विजिल मोबाइल ऐप ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये एक ऐसा ऐप है जो आप एंड्रॉयड और iOS में दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है, तो आप इस मोबाइल ऐप्स द्वारा फोटो या ऑडियोस या वीडियोस इवन आप इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर में कार्रवाई करता है। सो बेसिकली सी विजिल आप एक ऐसा ऐप कह सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन को हेल्प करता है टू मॉनिटर द पॉलिटिकल पार्टीज हु आर वायलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर है? सो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगभग यूपीएससी पूछता है और सारे स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसमें किसी भी तरह का स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। चलिए अपने दूसरे न्यूज़ पर चलते हैं, जिसमें ये है टी पार्क एट छाईगांव। रिसेंटली असम के जो छाईगांव एरिया है, वहाँ पर नया टी पार्क अनाउंस किया गया है या बनाया गया है। ये टी पार्क उसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। इसकी जो फाउंडेशन स्टोन लगभग 26 तारीख को पड़ी है, लगभग कल। और ये जो टी पार्क है ये दुबई टी पार्क के मॉडल के ऊपर में बेस्ड है। This will be another milestones in the industrial infrastructure in Assam under the Industries and Commerce Department। अब देखिए, असम जो हमारा है, ये असम चाय के लिए या टीज के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट्स है। और यहाँ पर टी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स प्लांटेशंस, और ये इसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी लगी हुई होती है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर टी स्टेट्स को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और टी पार्क यही एक इसी तरह का इनिशिएटिव है टू डेवलप द टी प्रोसेसेस या टी इंडस्ट्रीज। ये जो टी पार्क होगा जो छाईगांव में डेवलप किया जा रहा है, दिस टी पार्क विल बी फैसिलिटेट्स वैल्यू एडिशंस एंड डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ वैल्यूज एडेड टी फ्रॉम असम। असम की जो टी है उसकी और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा हेल्प करेगा और उनके वैल्यू एडिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये टी पार्क। इस टी पार्क में स्पेशल कुछ है। दिस टी पार्क वुड हैव स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वुड हैव ऑल नेसेसरी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग, यहाँ पर टी ऑक्शन के सेंटर्स होंगे, टी म्यूजियम यहाँ पर बनाए जाएंगे, मल्टी स्टोरेज हाउसिंग फैसिलिटीज़ होगी जहाँ पर आप बाकायदा वेयर हाउसिंग जहाँ पर आप ये टी वगैरह रख सकते हो, और सेंटर फॉर इंटरेक्शंस बिटवीन टी एक्सपोर्टर्स, ग्रोअर एंड अदर स्टेक होल्डर। मतलब टी इंडस्ट्रीज में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक इंटरेक्टिंग पॉइंट या सिंगल पॉइंट स्टेट सेंटर्स भी हो सकता है जहाँ पर सारे लोग आके मिल सकते हैं या और जिनकी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। पांचवा जो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज दी गई है यहाँ पर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लाइक टी ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग एंड अदर यूटिलिटी सर्विस अंडर वन रूफ। एक ही जगह पे इन सारी फैसिलिटीज को आप अवेल कर सकते हो। तो ये वर्ल्ड लेवल का एक तरह का टी पार्क होगा जो बेस्ड होगा दुबई टी पार्क मॉडल के ऊपर। दूसरा जो हमारा न्यूज़ है ये कोर सेक्टर्स या इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपको मालूम होगा रिसेंटली अभी कोरोना था और हमारे इंडस्ट्रीज और हमारे जो इकोनॉमी को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, सारे दूसरे कंट्रीज में भी हुआ था और ये इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहा। बट रिसेंटली हमारे जो कोर सेक्टर्स हैं उसमें कुछ ग्रोथ मेजर किए गए हैं रिसेंटली। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, इसमें कहा यह गया है कि इंडियाज 8 कोर सेक्टर रिकॉर्डेड से मेगर 0.1% राइज इन आउटपुट इन जनवरी विच प्रॉप्ड अप बाय 5.1% राइज इन इलेक्ट्रिसिटी।
2.7% ग्रोथ इन फर्टिलाइजर्स एंड 2.6% ग्रोथ इन स्टील प्रोडक्शंस। मतलब इन 3 सेक्टर्स में, मतलब कोर सेक्टर की ये 3 जो सेक्टर है, कोर सेक्टर लगभग 8 कोर सेक्टर्स का एक ग्रुप है, जिसमें से आप देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स और स्टील में थोड़ी ग्रोथ आई है। इवन एज अदर 5 सेक्टर्स, दूसरे जो 5 सेक्टर है वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। दिस 8 इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर 40.2%। ये आप समझिए हमारे आईआईपी के लगभग 40.2% का शेयर होता है ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स के ऊपर में। ये 8 कोर सेक्टर्स आखिर है कौन कौन से? इसमें सबसे पहला आता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी अपने बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है और सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है। अब आते हैं कि आखिर ये आईआईपी होता क्या है, ये करते क्या है। तो आईआईपी का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक तरह का इंडेक्स है विच शोज दैट ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रुप ऑफ इकोनॉमी इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ये हर एक इंडस्ट्रीज के जो ग्रोथ होते हैं उसको बताता है। ये इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली, ये मंथली पब्लिश किया जाता है बाय द एनएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर जो आती है। आईआईपी एक तरह का कंपोजिट इंडिकेटर्स वो मेजर करता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज ग्रुप, जिसको 2 सेक्टर में क्लासिफाइड किया गया है। एक है ब्रॉड सेक्टर के अंदर में आता है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो यूज बेस्ड सेक्टर होता है उसमें बेसिक गुड, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आता है। ये 2 सेक्टर में आईआईपी अपने जो इंडिकेटर्स है वो डिफाइन करता है। अब यहाँ पर जो हमारा 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है जो 40% वेटेज रखता है हमारे आईआईपी में, उसमें 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर एक रेशियोज दिए गए हैं। ये आप चाहो तो इसको आप लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें सबसे पहला क्या होता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा जो शेयर आता है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का आता है, उसके बाद स्टील इंडस्ट्रीज, उसके बाद कोल, उसके बाद क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद सीमेंट, और उसके बाद क्या आता है, फर्टिलाइजर्स आता है। इसका बेस ईयर जो है वो कैलकुलेट होता है 2011 और 2012 के बेसिस पर, और ये हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर्स में ग्रोथ हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। आईआईपी का सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो आईआईपी इज द मेजर ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन जो भी होता है उसको मेजर करता है, और ये गवर्नमेंट एजेंसीज, बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसके डाटा यूज करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। दूसरा, आईआईपी रिमेन्स एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्वार्टरली एंड एडवांस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एस्टिमेट्स। तो आईआईपी का डेटास हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो लेती है, इवन गवर्नमेंट भी इसको यूज करती है फॉर पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में। तो दिस 8 कोर इंडस्ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अपने उसी, मतलब वाकई उस राइट ट्रैक में आना शुरू कर दिया है आफ्टर दिस कोरोना इश्यूज। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। आप जानते होंगे कि रिसेंटली बजाल डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया गया था इस 2020 में, लगभग फरवरी के स्टार्टिंग में। ये बजाली डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ये बोरपट्टा डिस्ट्रिक्ट से बाइफर्केट करके लाया गया है, बनाया गया है। और रिसेंटली अपने जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। The new Bajal district has been created by bifurcating the Barpeta district of Assam, और ये असम का 34th डिस्ट्रिक्ट होगा। और ये बेसिकली इस बजाल डिस्ट्रिक्ट को डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इसको हमें बजाली डिस्ट्रिक्ट को एक नया बजाली डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से। और विथ ये जो स्टेप्स है ये कहीं ना कहीं बजाली डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो सेगमेंट आता है वो होता है डिलिमिटेशन कमीशंस। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशंस को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन करता है वो काम करता है इलेक्शन कमीशन से मिलकर। इसमें जो लोग होते हैं इसके कंपोजिशंस, ये पहले एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं, और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इनके मेंबर होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये होता है कि हर स्टेट में उनके सेंसस के अकॉर्डिंग या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनमें सीट निर्धारित करता है।
जैसे मान लीजिए असम में 126 सीट्स है, तो ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन देखता है कि क्या इतने जो पॉपुलेशंस हैं उतने 126 सीट्स सही है, या इसको कम या बेसी करने की जरूरत है, या जो भी वो चाहें वो कर सकते हैं। बट ये पूरा बेस्ड होगा किसके, पॉपुलेशन बेस्ड के ऊपर में। तो इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो पहला है टू डिटरमाइन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल, ताकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीट्स का रेशियो है वो इक्वल रहे। दूसरा, टू आइडेंटिफाई सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स अगर देने हैं तो उसको रिजर्व यही करते हैं। वेर एवर देयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज, अगर कहीं उनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर ये सीट उनको क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। और इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग मेंबर्स ऑफ द कमीशंस, ऑब्वियस सी बात है तीनों मेंबर के अगर कमीशंस में अगर कोई दिक्कत उनको लगती है तो मेजोरिटी वोट के ऊपर में उसका डिसीजन किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन जो होती है एक हाई पावर बॉडी होती है, और जिसका जो ऑर्डर होता है वो फोर्स ऑफ लॉ होता है। मतलब इसको इनके जो रिकमेंडेशंस और ऑर्डर्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, एज सच उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और इसके ऑर्डर या डिसीजंस को या रिकमेंडेशंस को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशंस के ऑर्डर या उनके जो रिकमेंडेशंस है या बेसिकली उनका जो ऑर्डर है उसको क्या कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया नहीं जा सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था डिलिमिटेशन कमीशंस। और बजाली डिस्ट्रिक्ट कहाँ से लाया गया है, ये बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके बनाया गया है असम का ये 34th डिस्ट्रिक्ट होगा। चल नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है इंडिया और पाकिस्तान का। रिसेंटली आपको मालूम होगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने पहली मतलब करीब 2003 के बाद ये सीज फायर का इन्होंने कहीं ना कहीं सहमति बनी है कि हम लोग सीज फायर को फॉलो करेंगे। सीज फायर का मतलब ये होता है कि दोनों कंट्रीज की जो फोर्सेस हैं वो गोली या बंदूक का यूज नहीं करेंगे इन बॉर्डर एरियाज। देखिए इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर का जो पैक्ट हुआ था 2003 में लाया गया था, जिसमें आपको याद होगा हमारे जो पीएम जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और वहाँ के जो मुशर्रफ जी थे, उन दोनों के बीच में पैक्ट हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तानी आर्मीज बॉर्डर पे बंदूक नहीं चलाएंगे, जो लगभग 2003 से लेकर 2006 और लगभग 2008 तक इसको थोड़ी बहुत मतलब लगभग लागू किया गया था। मतलब दोनों कंट्रीज के जवान गोली नहीं चलाए थे इन पीरियड में। बट 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ था तो ये पूरे सूरत ही बदल गई थी, और लगभग उस समय के बाद बहुत बार ये सीज फायर का वायलेशन हुआ। पाकिस्तान ने बहुत बार सीज फायर का वायलेशन किया और उसका जवाब इंडिया यहाँ से दे रहा था। बट रिसेंटली ऐसा क्या हो गया, कहा यह जा रहा है कि अजीत डोभाल और उनके जो काउंटर पार्ट है मोहित यूसुफ, ये एक किसी तीसरे कंट्री में मिले थे और इन दोनों में बात हुई कुछ ही दिनों पहले। और तीसरे कंट्री में ये इस मीटिंग की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, और ये बाहर किसी तीसरे कंट्री में मिले और वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये सीज फायर का वायलेशंस नहीं करेंगे, और ये एक तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ इन दोनों के बीच में। अब देखने की बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही वेलकम कर रहे हैं। इवन यूएस ने भी, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने भी कहा है कि यस इंडिया और पाकिस्तान की जो सीज फायर का जो पैक्ट अभी हुआ है वो अच्छा है और ये एक वेलकमिंग स्टेप्स है। ऑब्वियस सी बात है सीज फायर अगर दोनों कंट्रीज देखती हैं तो हमारे जो बॉर्डर पे जो भी जवानों की डेथ जो हो रही है या उनकी जो कैजुअलिटीज हो रही है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बशर्ते इंडिया के जो आर्मी चीफ उन्होंने कहा है कि ये सीज फायर हमारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में किसी भी तरह का मतलब बैरियर नहीं क्रिएट करेगा। कहने का बात यह है कि ऑब्वियस बात है पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये समझना पड़ेगा कि ये सीज फायर अगर रहे तो अच्छा है, और बाकी हर चीज़ों का निपटारा हम बातचीत से किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। जिन बच्चों का पोल साइंस है उनके लिए भी इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट जो हमारा न्यूज़ है वो एक कराकल जो एक तरह की कैट स्पीसीज है उसके बारे में। रिसेंटली इसको कराकल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में मतलब ऐड किया गया है।
इसको किसने ऐड किया है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐड किया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन लोगों ने इस कराकल को, एक तरह की वाइल्ड कैट है, इसे ऐड किया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में। रेड डेटा बुक की जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसमें इसको ऐड किया गया है। और ये जो वाइल्ड कैट है ये बेसिकली राजस्थान और गुजरात में मिलती है। एशिया में ये वाइल्ड कैट लगभग कम हो रही है, बट अफ्रीकन रीजन में इसकी अभी भी अच्छे पोजीशंस में है। आप देखिए, जैसे ही इस कराकल को वाइल्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया गया है, तो कुल मिला के अब हमारे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में जो है लगभग 22 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है जो प्रोटेक्शंस के रिकवरी प्रोग्राम के अंदर में ऐड हो गए हैं। तो ये रहा कराकल। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये कराकल एशिया में, तो इंडिया में तो कम हो रही है, बट अफ्रीकन और मिडल ईस्ट और सेंट्रल साउथ एशिया में ये मिलते हैं और वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ये अफ्रीका में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, जबकि एशिया में ये डिक्लाइन कर रहे हैं। ये वाइल्ड कैट जो कराकल है, इसका जो नाम बेसिकली, इसका जो आप ईयर्स जो देख रहे हैं, कान, ये लगभग पॉइंटेड होते हैं और थोड़े ब्लैक होते हैं। इस ब्लैक ईयर और पॉइंटेड ईयर के चलते इसका नाम दिया गया है कराकल, जिसमें आप देख सकते हो द वाइल्ड कैट हैज लॉन्ग लेग्स, ए शॉर्ट फेस, लॉन्ग कैनाइन टीथ एंड डिस्टिंक्टिव ईयर्स, लॉन्ग एंड पॉइंटेड विच टॉप्स ऑफ ब्लैक हेयर एट दिस टिप्स एट देयर टिप। द कराकल कम्स फ्रॉम द टर्किश काराकुला। काराकुला मीनिंग होती है मीनिंग ब्लैक ईयर। इंडिया में इसको सिया घोष बोला जाता है और ये पर्शियन नाम है, मतलब पर्शियन ट्रांसलेट है ब्लैक ईयर का, सिया घोष। सिया घोष जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसका हिस्टोरिकली भी इसके एविडेंस मिलते हैं। कहा यह जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो थे, उनके उन्होंने अपने किंगडम वगैरह में ये सिया घोष के एकदम एक खाना, मतलब सिया घोषदार खाना, स्टेबल एक तरह का खोला था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सिया घोष को रखा जाता था। इसको हंटिंग वगैरह जो अगर राजा महाराजा जाते थे तो इसको अपने संग लेकर जाते थे। दूसरा इसका हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है अबुल फजल के अकबरनामा में, जहां पर कहा यह जाता है कि अकबर भी इसको कहीं ना कहीं यूज करते थे, अपने जो हंटिंग वगैरह करने जाते थे, शिकार वगैरह, तो वहां पर इसको ले जाते थे। इसका इलस्ट्रेशंस आपके मेडिवल टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे कि अनवरी ए सुहेली, तूतीनामा, खामसा ई निज़ामी और शाहनामा, इसके अंदर में भी इसके एविडेंस मिलते हैं इस कराकल के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब बैटल ऑफ प्लेसी जीती थी, जब सिराजुद्दौला को हराया था, उस केस में रॉबर्ट क्लाइव को भी यही दिया गया था एज ए भेंट, एज ए प्रेजेंट के तौर पे कराकल को। तो ये कराकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियस बात है यूपीएससी के जो एग्जामिनेशंस में अफेयर्स या इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज और क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में यूपीएससी पूछता है। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एज वेल एज टीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये रहा आज का हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इंस्पिरेशन आईएएस के जो एडिटोरियल सेक्शंस है उसके लिए अलग वीडियो होगा, आप उस एडिटोरियल सेक्शंस को, उसमें डिटेल एनालिसिस की जाएगी। एडिटोरियल सेक्शंस जो हमारा इंस्पिरेशन आईएएस का जो एडिटोरियल सेक्शंस होगा उसमें हर एक एडिटोरियल जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी डिटेल एनालिसिस की जाएगी। ये जो सेक्शंस हैं, इस सेक्शंस में हम लोग सिर्फ रिसेंट जो न्यूज़पेपर आसाम ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू और पीआईबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगे उस न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडिटोरियल सेक्शंस के लिए आप हमारे इंस्पिरेशन आईएएस लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं इंस्पिरेशन आईएएस के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। शुक्रिया।